नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर नालंदा से है। नूरसराय थाना क्षेत्र में रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान ने पुलिस पर नशे में धुत होकर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया। जवान का कहना है कि पुलिस उन पर केस उठाने का दबाव बना रही है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के पावापट्टी गांव में रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान चंद्रसेन पासवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 2021 में बदमाशों द्वारा गोली मारने की घटना के बाद वे लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 25 दिसंबर की रात पुलिस घर में घुसी, मारपीट की और केस हटाने का दबाव बनाया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पक्ष का एक सदस्य खुद नूरसराय थाने में चौकीदार है, जो पुलिस पर असर डालकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है। चंद्रसेन पासवान फिलहाल एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। वहीं नूरसराय थाना अध्यक्ष रजनीश रॉय ने जवान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे पुलिस टीम पर हमले का आरोपी है और पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार करने के दौरान महिलाएं बीच में आ जाती हैं, जिससे आरोपी फरार हो जाता है। नालंदा से मयंक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बासोपट्टी में एक स्कूली बस पलटने से दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मानापट्टी से पंचरत्न जा रही एक निजी स्कूल बस अचानक पलट गई। बस में सवार करीब 1 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तेज रफ्तार वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। इलाज प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और मनरेगा पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मार्ग पर दुर्घटना हुई वह अत्यंत व्यस्त रहता है और पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जाएं, जैसे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाना। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। भागलपुर में अब बिना वैध इंश्योरेंस के वाहन चालक पर 3,000 रुपए का चालान कटेगा। हेलमेट और इंश्योरेंस दोनों अनिवार्य कर दिए गए हैं। भागलपुर शहर की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है। शहर में पहले से लगे 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरेज की निगरानी और सख्त कर दी गई है। पहले ये कैमरे सिर्फ बिना हेलमेट चलने वालों पर नजर रखते थे, लेकिन अब इनसे वाहन का इंश्योरेंस वैध है या नहीं ये भी चेक किया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से भागलपुर में नया नियम लागू कर दिया गया है। यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर पाया गया तो उस पर 3,000 रुपए का ऑनलाइन चालान सीधे जारी कर दिया जाएगा। डीएसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवा लें। इससे न केवल कानून का पालन होगा बल्कि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वाहन चालक जो अभी ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ है, ऑनलाइन जो चालान कटता है उसमें बाइक का ही कट रहा है फाइन। एक्चुअली इंश्योरेंस अगर किसी वाहन में नहीं है तो उसका फाइन जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रत्येक दिन निर्गत हो जाएगा। ये एक, जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1,000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट का। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3,000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा। और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में, और ये अभी ऑलरेडी मुजफ्फरपुर, नालंदा में ये और भागलपुर में ये आज से चालू होगा। इसलिए सभी लोगों से अपील भी है, जो भी बाइक चालक हैं या ऐसे भी सभी गाड़ी वालों से जो भी गाड़ी चलाते हैं उन पे इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जो भी बाइक वाले अभी जिनका फाइन कट रहा है तो वो कम से कम अलर्ट रहें कि बिना इंश्योरेंस का अगर चलाते हैं तो उनको एक साथ हेलमेट के साथ 3,000 रुपया का फाइन कटेगा अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और हेलमेट नहीं पहने हैं। भागलपुर के लोदीपुर में अवैध नशे की बिक्री और छेड़छाड़ के विरोध में ग्रामीणों ने मानवाधिकार संगठन को आवेदन दिया, सुरक्षा की गुहार लगाई। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बाद अवैध नशों की बिक्री और सेवन का मामला तेजी से बढ़ता दिख रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर कला गांव में इसी अवैध कारोबार को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस झड़प के बाद गांव के मनोहर पासवान के नेतृत्व में करीब 50 ग्रामीण महिला पुरुष भागलपुर स्थित मानवाधिकार संगठन के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लिखित आवेदन देकर कहा था कि गांव के सुरेश पासवान, विनोद पासवान, राजू पासवान, पिंटू पासवान,
माला देवी और चंदा देवी स्मैक और गांजा की खुलेआम बिक्री करते हैं। दूर दूर से लोग नशा करने गांव पहुंचते हैं और नशे की हालत में महिलाओं बच्चियों से छेड़छाड़ भी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी जाती है और स्थानीय पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार वरीय अधिकारियों को आवेदन दिए गए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है, मामले की जांच पर प्रशासन से मिलकर उचित कार्रवाई होगी। इस मौके पर मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार, बांका युवा जिला अध्यक्ष कार्तिक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। 4 मई से शुरू होंगे तीरंदाजी और बैडमिंटन के मुकाबले। इतिहास से समृद्ध भागलपुर अब खेलों के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। पहली बार यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रही है। ये आयोजन 4 मई से 15 मई तक चलेगा, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेलों के सफल आयोजन को लेकर आज समीक्षा भवन में एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने की। इस बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा, ठहराव, ट्रैफिक व्यवस्था और साथ साथ तैयारियों की चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो, ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। भागलपुर वासियों के लिए ये पल बेहद खास है। पहली बार जब राष्ट्रीय खेलों को मेजबानी इस ऐतिहासिक शहर को मिली, तो शहर के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। प्रशासन भी इस बड़े अवसर के रूप में देख रहा है और जो भागलपुर को खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अररिया पुलिस ने लोन के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठगों को सहरसा में गिरफ्तार किया। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अररिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला ठग गिरोह के 2 सदस्यों को सहरसा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक कार, कई मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। अररिया एसपी अंजनी कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरोह खुद को फर्जी फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। जिले के कई थाना क्षेत्रों में उनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं। एसपी ने यह भी बताया कि यह गिरोह बिहार के कई जिलों में सक्रिय है और इसके कई सदस्य अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह की तलाश में जुटी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। सर, किस मामले में गिरफ्तार? आप लोग जानकारी हो कि अररिया थाना में कुछ दिन पूर्व बहुत सारे महिलाओं से, जो महिलगांव और अदर जो ग्रामीण प्रवेश की रहने वाली महिलाओं थे, उनसे रिवर फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी एक फर्जी खोल के बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा ठग के लेके भाग गया। उसी केस के सिलसिले में अनुसंधान करने पर पाया गया कि जितने भी यहाँ लोग जिनके नामजद अभियुक्त बनाया गया था, वो लोग फर्जी नाम से यहाँ रह रहे थे और जब उनके ओरिजिनल नाम का टेक्निकली रूप से जो पता करवाया गया तो वो आज गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों सहरसा मधेपुरा के रहने वाले हैं और दोनों का नाम भी अलग है। जिनका नाम जो गिरफ्तार किए जयराम कुमार और सुनील कुमार है, जो अलग अलग नाम से यहाँ पर रह के और महिलाओं से पैसा ठगने का काम करते थे। इनके ग्रुप में लगभग 10 से 12 लोग थे जो ये काम करते थे और यहाँ से ठगने के बाद ये लोग फिर से जाके सुपौल में जाके फिर दूसरे कंपनी के नाम से बना के फिर वहाँ से ठगने लगे। वहाँ से भी फरार हो गए थे। 2 दिन पहले वहाँ से फरार हुए हैं। वहाँ भी केस कल रजिस्टर्ड हुआ है और वहाँ से फरार हुए। हम लोग लगातार इसका पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे। उसी में कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और ये अंतर जिला है। कई जिला के लोग एक साथ मिलकर इस तरह क्राइम कर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, मुजफ्फरपुर तक के लड़के इसमें शामिल हैं। कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? इसकी गिरफ्तारी सहरसा से हुई। सर, जो पैसे जिनके चले गए वापस होने की प्रक्रिया क्या होगी? वापस होने की प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके जितने भी जो इससे पैसा लिया गया, उस पैसे से जो भी इन्होंने परचेजिंग किया या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसको भी ब्लॉक करने का प्रयास करें। अभी 2 अकाउंट इसका हम लोग ब्लॉक करवा चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। कितने रुपए का अकाउंट में था बैलेंस? पहलगाम आतंकी हमले के बाद मधुबनी की नेपाल सीमा पर एसएसबी अलर्ट मोड में है। हर व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। बिहार के मधुबनी जिले की नेपाल से सटी सीमा बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी कर दी है। तो वहीं जयनगर, हरलाखी, माधवपुर और लोकाहा जैसे सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी के जवान हाई अलर्ट मोड पे हैं। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है, चाहे वे पैदल हो या फिर किसी वाहन से। पहचान पत्र की सघनता से जांच की जा रही है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज न होने पर लोगों को सीमा से लौटा दिया जा रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली जा रही है और यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। पेपरॉन एसएसबी कैंप के इंचार्ज खुद मौके पर मौजूद हैं और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पगडंडियों पर गश्त बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया और क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग व एरिया
डेमिनेशन किया जा रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। सासाराम में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और आतंकवाद के खिलाफ शांति व एकता का संदेश भी दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस बीच रोहतास जिले के सासाराम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल बन गई। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ शांति और मानवता का संदेश दिया। नमाज अदा करने पहुंचे मुसलमानों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध रखी थी। ये पट्टियां किसी मजहबी विरोध का नहीं बल्कि इंसानियत पर हुए हमले के प्रति दुख और प्रतिरोध का प्रतीक थी। लोगों का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम इस नफरत और हिंसा से खुद को अलग रखते हैं। हम अमन और भाईचारे के साथ खड़े हैं। सासाराम में हुआ ये विरोध नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं था बल्कि संवेदनशीलता और आत्मचिंतन का प्रतीक था। एक तरफ आतंक की आग है तो दूसरी तरफ यहाँ इंसानियत की शांति की लौ जल रही है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। हाथों पर काली पट्टी बांधकर आप लोग नमाज अदा करने आए थे, क्या कहेंगे? कहना यही है, मैं पहलगाम के आतंकी हमले की घोर निंदा करता हूं। ये निंदनीय है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों से के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम भारतवासी हैं। जो शहीद हुए वो हिंदुस्तानी हैं। जो शहीद हुए वो हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे। आतंकवाद उस बर्बरता का नाम है जिसका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद उस बर्बरता का नाम जिसका कोई धर्म नहीं होता। और मैं दो टुकिया कहना चाहता हूँ, ओ टेररिस्टों, ओ आतंकवादियों, ओ बुज़दिलों, ओ नामर्दों, छुप कर कायरों की तरह वार क्यों करते हो? मर्द की औलाद हो तो आओ सामने से, फिर तुझे पता लगेगा कि हिंदुस्तान की सेना क्या है, हिंदुस्तान की सेना की ताकत क्या है, हिंदुस्तान की सेना तुम्हें भूल कैसे चढ़ाती है। आओ सामने से। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।